हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। हम 12वीं क्लास के भूगोल के सभी अध्यायों की वीडियो क्लास शुरू कर रहे हैं। तो हम आज ज्योग्राफी के दूसरे लेसन की वीडियो क्लास शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। मेरा नाम प्रदीप मौर्य है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ना पसंद आए तो डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि क्या होता है और किस तरीके से ये हमारी ज्योग्राफी को प्रभावित करता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। हम 12वीं के भूगोल का दूसरा लेसन विश्व जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम विश्व जनसंख्या के विषय में देखते हैं कि 12वीं का ये चैप्टर किस प्रकार से है। चैप्टर का नाम सबसे पहले हम जानेंगे, विश्व जनसंख्या का वितरण। वितरण यानी जनसंख्या कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे फैला हुआ है। फिर हम दूसरी चीज़ जो देखने वाले हैं वो है घनत्व, यानी प्रति इकाई क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या रहती है। तीसरी चीज़ हम जो देखेंगे वो है जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है एक तरीके से जनसंख्या बढ़ना। जनसंख्या किस हिसाब से वृद्धि हो रही है, बढ़ कैसे रही है, और जनसंख्या कैसे कैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही है। हम जनसंख्या के किस प्रकार से जनसंख्या वितरण के पैटर्न को देखते हैं, यानी जनसंख्या वितरण का विश्व स्तर पर क्या पैटर्न है, यानी जनसंख्या वितरण विश्व स्तर पर कैसे कैसे अलग अलग पैटर्न के हिसाब से चल रही है। जब हम जनसंख्या वितरण के पैटर्न को देखते हैं तब हम इसकी परिभाषा के विषय में जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या कहती है और इसकी परिभाषा का विषय कैसे है। जनसंख्या वितरण का अर्थ पृथ्वी की सतह पर लोगों के वितरण की व्यवस्था है, यानी पृथ्वी की सतह पर लोग कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्र में वितरित हैं, यही व्यवस्था जनसंख्या वितरण कहलाती है। जनसंख्या सामान्य रूप से वितरित नहीं किया जा सकता, मतलब सामान्य रूप से इसका एक तरीके से वितरित नहीं किया जा सकता कि एक सामान्य रूप से हर जगह एक ही समान रूप से लोग रहें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लोग कहा जाता है कि हर एक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से रहते हैं। ये संसाधन और उस क्षेत्र पर निर्भर करता है। जैसे 90% आबादी विश्व के सिर्फ 10% क्षेत्रों में ही रहती है, यानी 90% आबादी कहाँ रहती है, विश्व के सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहती है, 10% क्षेत्रों में ही रहती है। ये देखने योग्य चीज़ होगी कि विश्व की 90% आबादी सिर्फ 10% क्षेत्रों में रहती है, क्योंकि यहाँ पर संसाधन, रोजगार और भौगोलिक स्थिति शायद जनसंख्या के अनुकूल हो। बाकी अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश दुनिया की करीब 60% आबादी को कहीं ना कहीं ग्रहण करते हैं। 10 देशों में से 6 देश तो एशिया के हैं। अगर हम इसके विषय में जानें तो इसमें से 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में 60% जनसंख्या रहती है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 6 देश तो, यानी 10 में से 6 देश जो हैं वो किसके, एशिया के हैं। ये चीज़ है। अब आते हैं हम घनत्व पर। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यानी हम घनत्व के विषय में देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों को औसतन संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी प्रति इकाई क्षेत्र पर कितने लोग रहते हैं उसी हिसाब से जनसंख्या घनत्व काम करता है। इसका मतलब भूमि के आकार के लोग, ठीक है ना, लोग की संख्या के बीच का अनुपात है, यानी भूमि का आकार और लोगों के बीच का अनुपात है। आमतौर पर प्रति व्यक्ति जो जनसंख्या है वो क्षेत्र के घनत्व से मापा जाता है, तब आबादी की घनत्व के बारे में पता लगता है। साफ सी बात है, हम देखेंगे कि कितने क्षेत्र पर कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। कई जगहों पर डेंसिटी यानी घनत्व ज़्यादा होता है, जबकि कई जगहों पर घनत्व काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ये जनसंख्या घनत्व को अलग अलग आकार और विकार में मापता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ घनत्व बहुत ज़्यादा अधिक पाया जाता है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। ये 2 तरह के क्षेत्र होते हैं। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र जैसे कि पूर्वी अमेरिका हो गया, उत्तर पश्चिम यूरोप हो गया, दक्षिण पश्चिम एशिया हो गया, पूर्वी एशिया। कम आबादी वाले क्षेत्र
भारत का दक्षिणी भारत हो गया, मध्य चीन हो गया, स्वीडन, नॉर्वे हो गया, तो ये घनत्व कम है। तो इस तरीके से हम जनसंख्या का घनत्व विभिन्न स्तरों पर इसकी गणना क्या हो सकते हैं, कर सकते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का उपयोग। जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का उपयोग क्या है? जननांकीय संक्रमण और जनसंख्या संक्रमण का उपयोग अलग अलग रूपरेखाओं के अनुसार हम सिद्धांतिक रूप से कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हम वर्णन करते हैं। जैसे संक्रमण, जनसंख्या जननांकीय संक्रमण, जनसंख्या संक्रमण के विषय में अगर हम देखें तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान कैसे कैसे लगाया जाए, यानी हमारी भविष्य की जनसंख्या कैसे कैसे अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, यानी ऐसे कौन से कारक होते हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि जनसंख्या को संक्रमण को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले कारण, यानी जनसंख्या संक्रमित यानी संक्रमण को या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी किन कारणों के कारण जनसंख्या किस प्रकार से हमें प्रभावित होती हुई नज़र आती है। अगर हम कारणों के विषय में देखें तो हमें पता लगेगा कि जनसंख्या किस प्रकार से वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक, कई प्रकार के कारक हो सकते हैं। इससे जनसंख्या प्रभावित होती है वितरित के रूप में। सबसे पहले हम बात करते हैं वितरण होता क्या है। वितरण के 3 प्रमुख कारण हैं, भौतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सबसे पहले हम प्राकृतिक कारण यानी भौगोलिक कारकों की तरफ चलते हैं। भौगोलिक कारक या प्राकृतिक कारक क्या होते हैं जिससे जनसंख्या अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से वितरण को प्रभावित करती है। सबसे पहले आता है उच्चवच। उच्चवच के विषय में जब भी हम देखेंगे, जब भी हम बात करते हैं उच्चवच के विषय में, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि उच्चवच आखिरकार होता क्या है। उच्चवच का मतलब एक तरीके से होता है कि भौगोलिक एरिया कैसा है, पर्वतीय है, पठारीय है, उबड़ खाबड़ है, मैदानी क्षेत्र है, या तो फिर किस हिसाब से कृषि कहाँ पर कैसी होती है, नदियाँ कहाँ पर हैं। इस तरीके से अलग अलग जो भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं उसे हम उच्चवच के अंदर रखते हैं। जैसे नदी घाटी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, हांग नदी, बड़े बड़े स्तर पर उर्वरक भूमि, तो इन जगहों पर कहीं ना कहीं कृषि ज़्यादा होगी और मतलब लोग ज़्यादा स्तर पर रहेंगे। ये चीज़ें उच्चवच को प्रभावित करती हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। पहला हमने पढ़ा उच्चवच, दूसरा हमने पढ़ा जलवायु, यानी दूसरा जो कारक है वो जलवायु है। अत्यधिक अगर ठंडा प्रदेश होगा तब भी जनसंख्या कम रहेगी, अत्यधिक गर्म प्रदेश होगा तब भी जनसंख्या कम रहेगी। सामान्य स्तर पर जनसंख्या अनुकूल होनी चाहिए, वहाँ बारिश भी होनी चाहिए, ठंडी भी होनी चाहिए, गर्मी भी होनी चाहिए, यानी पूर्ण रूप से जनसंख्या अनुकूल वातावरण होना चाहिए, तभी जनसंख्या का बड़ा क्षेत्र वहाँ पर क्या करेगा, वितरित करेगा। मृदा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भरण पोषण के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना मिट्टी के अच्छे उपजाऊ होने के वहाँ पर बड़े स्तर पर कृषि वगैरह नहीं होगी, तो कृषि के उत्पादन के लिए मृदा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में मृदा का एक अलग ही योगदान होता है। अगला होता है जलवायु की उपलब्धता। किसी भी क्षेत्र में जलवायु की उपलब्धता भी बहुत ज़्यादा अत्यधिक ज़रूरी होती है कि वहाँ पर जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, किस प्रकार की नहीं पाई जाती, जलवायु की उपलब्धता क्या क्या होती है, और सर्वाधिक स्तर पर जलवायु उपलब्धता कैसे कैसे क्या होती है, विकसित होती है। उसके बाद आता है वनस्पति किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में वनस्पति ज़रूरी है, क्योंकि बड़े स्तर पर इसी से हम बड़े स्तर पर अलग अलग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या में अधिक आबादी जो क्षेत्र में ज़्यादा संसाधन होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, वन ज़्यादा होंगे, वहाँ पर संसाधन ज़्यादा होंगे, साफ सी बात है, तो वहाँ पर बड़े स्तर पर जनसंख्या वितरित कर सकती है। उसके बाद आता है आर्थिक कारक, यानी जनसंख्या वितरण के आर्थिक कारक क्या क्या होते हैं। जब हम आर्थिक कारकों की बात करते हैं, जब भी हम आर्थिक कारकों की बात करते हैं जनसंख्या वितरण में, तो ये बात हमें देखना होगा कि इसके अंदर परिवहन, नगरीकरण और खनिज ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी परिवहन, नगरीकरण और खनिज। परिवहन से हम संचार व्यवस्था विकसित कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, हर एक चीज़ें विकसित कर सकते हैं। नगरीकरण का मतलब होता है कि इस हिसाब से कौन से नगरों में किस प्रकार के लोग रहते हैं, कौन से नगरों में नहीं रहते। नगरीकरण से हमें जनसंख्या के आकर्षण के क्षेत्रों का पता लगता है कि जनसंख्या किस प्रकार से नगरीकरण के क्षेत्रों में कैसे कैसे विकसित होती है और किस हिसाब से अलग अलग काम करती है।
खनिज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। खनिज से हम आर्थिक प्रक्रियाओं के बारे में पता लगाते हैं, जैसे लोहा मिलेगा, बड़े बड़े संसाधन मिलेंगे, तो उससे हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को बड़े स्तर पर क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। अब आता है धार्मिक कारक। जनसंख्या वितरण के धार्मिक कारण भी अपने आप में अहम है। धार्मिक कारणों की बात करें तो धार्मिक कारण किस विषय में कैसे कैसे काम करते हैं और धार्मिक कारणों का विषय कैसे कैसे चलता है। धार्मिक कारणों की बात करें तो धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, दो अलग कारण हैं। धार्मिक कारणों से लोग अपने देश को छोड़कर मजबूर हो जाते हैं। कई बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदी धार्मिक कारणों के कारण ही दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ा। अफ्रीका में रंग भेद की नीति के कारण जनसंख्या वितरण प्रभावित हुआ। तो धार्मिक कारणों के अच्छे प्रभाव कम पड़ते हैं और बुरे प्रभाव ज़्यादा होते हैं। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारणों के अनुसार हम देखते हैं कि जनसंख्या में किस हिसाब से, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से अगर हम बात करें तो राजनीति के कारण जो असमानता फैलती है, जैसे कि युद्ध होता है कई बार राजनीतिक व्यवस्था के कारण, ठीक है ना, जातीय संघर्ष हो जाता है, ये सब चीज़ें, गृह युद्ध हो जाता है, ये सब चीज़, तो इसके कारण भी जनसंख्या वितरण प्रभावित होती है। कहीं ना कहीं कम ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब आता है जनसंख्या वृद्धि। इसके विषय में अगली वीडियो में देखेंगे। अब तक हमने अपनी वीडियो का प्रथम पार्ट जो है वो कंप्लीट किया है। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं, यानी जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, वितरण क्या होता है और वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक अलग अलग रूपों में कार्य करते हैं। हमने ये अब अध्याय 2 जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि का पहला पार्ट कंप्लीट किया। पहले पार्ट के अंदर हमने जनसंख्या वितरण के बारे में देखा, जनसंख्या किस हिसाब से वितरण कैसे प्रभावित होता है, थोड़ा हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में भी देखा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास उसका दूसरा पार्ट जल्दी समय से और टाइम पर आ पाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं प्रदीप मौर्य, और धन्यवाद सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर की इस वीडियो को पसंद करने के लिए।